नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके मुद्दे आपकी राय। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को जनता की याद आने लगी है, जनता की फिक्र होने लगी और इसीलिए एक बार फिर गुड़गांव के आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों या यूं कह लीजिए कि वोटरों की सुविधाओं की चिंता सियासी पार्टियों को सताने लगी है। और आपके मुद्दे आपकी राय में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और 2 लाख लोगों से जुड़े इस मुद्दे पर उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से सवाल करेंगे जो उनका हिमायती होने का दावा करती हैं। लेकिन क्या यह पूरा मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है? सरकार क्यों इस पूरे मुद्दे पर उदासीन बनी हुई है? क्यों सत्तारूढ़ पार्टी के यूथ विंग के को धरना करना पड़ रहा है और क्यों अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन खामोश रही? और अब इन कॉलोनी वासियों के लिए क्या विस्थापन ही आखिरी उपाय है? इन सभी कड़ियों पर आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चर्चा में शामिल हो रहे अपने मेहमानों से आपका रूबरू करवा दें। आपको हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के आर एस राठी जी, और साथ ही हमारे साथ गुड़गांव प्रोग्रेसिव फोरम के प्रेसिडेंट रमेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, रमन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही बीजेपी से हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है खबरें अभी तक पर। तो गुड़गांव के आयुध डिपो का 900 मीटर एरिया अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस एरिया में अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई गई हैं, लेकिन जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस एरिया में किसी भी तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 900 मीटर का ये एरिया अब राजनीतिक दायरा बन चुका है। अनशन पर बैठे ये लोग युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो आयुध डिपो के 900 मीटर एरिया में बुनियादी सुविधा बंद करने के मुद्दे पर अनशन कर रहे हैं। दरअसल आयुध डिपो के 900 मीटर एरिया में अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया और कॉलोनियां बस्ती चली गई। लेकिन जब इस अवैध निर्माण का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और इस पर अगली सुनवाई 31 जनवरी को होनी है। हम जो यूथ अनशन पे बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि यहाँ 900 मीटर में रहने वाले लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे सीवरेज का हो, वो दिए जाएं। दरअसल डिफेंस एक्ट के तहत आयुध डिपो के 900 मीटर दायरे में किसी तरह की घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल सकती। ऐसे में जब यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था तब प्रशासन खामोश था। हमारी इस बात के ऊपर प्रशासन से और लीडर बात भी हुई थी प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, इसीलिए इस तरीके का नहीं हो पा रहा। तो बीच में हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, इसके ऊपर और कार्यक्रम भी किए। सूत्रों की माने तो कोर्ट यहां से विस्थापन कराने के लिए लोगों को जमीन का मुआवजा दे सकती है, जिसकी कीमत के तौर पर रिहायशी जमीन के लिए 1000 रुपए प्रति वर्ग फुट और कमर्शियल जमीन के लिए 1200 रुपए प्रति वर्ग फुट मुआवजा दिया जा सकता है। कौन जिम्मेदार है इसके, सरकार या प्रशासन? अगर आप देखा जाए तो आप देखिए कि ये नगर निगम के अंडर आता है और यहाँ जब मेयर चुन के आया तो मेयर को इस चीज़ की पैरवी करनी चाहिए थी सबसे पहले, और मेयर को ये सारी बातों को उठा के कोर्ट के अंदर लेके जाना चाहिए था, उसी टाइम लेके जाना चाहिए था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल निर्माण पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस पूरे मामले में इस एरिया के 2 लाख लोगों का क्या कसूर, जो कि यहाँ अपने सपनों के आशियाने को उजड़ता देखने पर मजबूर हो चुके हैं। गुड़गांव से दीपक आहूजा, खबरें अभी तक। तो आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। अजीब इत्तेफाक है कि एक नेता जो कि उस पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसकी प्रदेश में सरकार है, वो अनशन पे बैठा है। हम सीधे रुख करते हैं, राठी जी हमारे साथ मौजूद है। राठी जी, जिस तरह से इस वक्त देखा जाए कि ये पंकज खरबंदा जो कांग्रेस के नेता है अनशन पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी लोगों की फिक्र राजनीतिक पार्टियों को होने लगती है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली कांग्रेस को चाहिए था कि हरियाणा सरकार पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में एफिडेविट फाइल करती
और लोगों को राहत दिलवाती। सरकार ने लगभग 5 साल तक कुछ भी काम नहीं किया और जब इलेक्शन नज़दीक आए तो ये मुद्दे को ये चाह रहे हैं कि डिफेंस के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई एफिडेविट दिलवा दें कि इसका हम ये निकालना चाहते हैं। ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। जब हम लोग इस समस्या को उठा रहे थे, जब लोग ये कहाँ गए हुए थे, हमें समझ नहीं आता। रमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। रमन जी, जिस तरह से ये पूरा मुद्दा एक बार फिर उठा है, देखने वाली बात ये है कि ये उस वक्त उठा है, हालांकि इससे पहले दूसरी पार्टियां भी उठा चुकी हैं, लेकिन क्या लगता है कि वाकई क्या राजनीतिक पार्टियां उन लोगों की फिक्र कर रही हैं, उन 2 लाख लोगों की फिक्र कर रही हैं, या इस पर राजनीतिकरण हो रहा है? 100% राजनीति है। ये मैटर 1971 का है। 1971 में ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था और 75-76 में तब के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने डिफेंस मिनिस्ट्री को ये लेटर लिखा था कि ना तो इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन इशू करने के बाद आपने मुआवजा राशि तय की है, ना इसकी गाइडलाइंस तय की हैं, तो ये नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर रहे, स्टेट डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद एमपी हैं। इन्होंने एक भी बार ये मुद्दा ना तो मिनिस्ट्री के अंदर से उठवाया, ना इन्होंने लोकसभा में ये उठाया, ना इसको हल करने का कोई प्रयास किया। अगर ये हल हो सकता था, अभी 31 तारीख को डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट फाइल करना है और उसके अंदर वो ये मना करने जा रहे हैं जो फरीदाबाद में लैंड दी जा रही है वो उनको मंजूर नहीं है। ये आपको एक ऐसी जगह पे जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, चाहे वो राजस्थान में हो, जो खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे ये बड़े आराम से शिफ्ट हो सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह, क्या ये मानते बिल्कुल हैं? राजनीति है, इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है। आप ये देखिए कि सरकारी बिल्डिंग वहां पे बनी हुई है 900 मीटर दायरे में, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। जिन लोग जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उसका खुद का ऑफिस वहां पे है, उनके अधिकारियों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो सरकारी दफ्तर है उसको तो कम से कम पहले ढा देते जी। जब तक उसको नहीं ढाते तब तक आप घर कैसे डिमोलिश कर सकते हो? तो ये राजनीति सिर्फ इसलिए अब हो रही है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में हरियाणा स्टेट असेंबली के हैं, उसके बाद इन लोगों की सुध बुध लेने कोई नहीं आएगा। हम लोगों ने 3 जगह ये कंप्लेंट डाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है और हाई कोर्ट में चल रहा है। मैंने आरटीआई में करीब 7000 डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, जिसमें इस जगह के लिए किसी भी सरकारी विभाग ने कभी भी कोई ढंग से काम ही नहीं किया है। और जब हमने चिट्ठी लिखी राव इंद्रजीत सिंह को, उन्होंने कहा इसके मुतल्लक उनके पास कोई कागज नहीं है, जबकि हम डिफेंस मिनिस्ट्री में जाके करीब 1200 के करीब वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके आए। तो ये राजनीति के अलावा इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इसको रोका जाना चाहिए और जो वहां पे करीब 2,80,000 के करीब लोग रह रहे हैं उनको राहत पहुंचानी चाहिए। उनके घर नियमित करके उनको पानी और सीवर के कनेक्शन देने चाहिए। बिजली के कनेक्शन है उनके पास, बिजली के कनेक्शन कहां से मिले? सरकारी महकमे ने दिए। जब सरकारी महकमा उनको एक सुविधा दे रहा है तो बाकी सुविधाएं भी दे दे। आप बात राजनीति करें, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से उमेश जी मौजूद है। उमेश जी, जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि इन पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, क्योंकि ये मामला जो है नया नहीं है, काफी पुराना है, और इस दौरान जो है बीजेपी और इनेलो की भी सरकार रही है, आप भी सरकार में रहे हैं और आपके नुमाइंदे आज भी विधानसभा में हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई क्या इस पर राजनीतिकरण करना सही है, या फिर राजनीतिक पार्टियों को अभी ही क्यों याद आ रही है? बड़े दुख की बात है कि जितने भी लोग इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ना तो उनको इस मुद्दे का ज्ञान है, ना उनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना है। ज़्यादातर लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं। अब जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उनको इसके बारे में 1% भी जानकारी नहीं है। अभी रमन जी ने एक बात कही कि 1971 में ये मुद्दा उठा था जी, इनको भी शायद जानकारी इस बात की नहीं है। सर मेरे पास नोटिफिकेशन पहली बार इसका जो नोटिफिकेशन है जी, वो 1987 में हुआ था, और 1987 से पहले हुड्डा के जो सेक्टर बने, सेक्टर 17, 18, 14, वो सब इस रेंज के अंदर थे। मारुति फैक्ट्री बनी 1971 के बाद बनी, वो रेंज के अंदर थी, उसका CLU मिला, सारे काम हुए। 1987 में पहली बार डिफेंस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, और ये नोटिफिकेशन 1-1, 1.5, 2-2 साल के लिए होता था जी, और उसके बाद ये लगातार बढ़ता रहा। दूसरा, जो ये एम्यूनिशन डिपो की 900 मीटर की रेंज है जी, ये एम्यूनिशन डिपो की 2 बिल्डिंग है। एक एम्यूनिशन डिपो है, एक उनका ऑफिस बिल्डिंग है।
उस दोनों बिल्डिंगों के ऊपर ये 900 मीटर की रेंज लागू होती है। अगर हम उसके स्टाफ बिल्डिंग को अगर काउंट करें तो जितने भी मेहरौली रोड के मॉल्स हैं, जितने भी उसके बाद में CLU मिले हैं, वो सब 900 मीटर के दायरे में आते हैं और उसके अंदर CLU दिया गया। 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद 2010 में पहली बार नगर निगम ने इस क्षेत्र के अंदर बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था को बंद किया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने श्रमदान के द्वारा शीतला कॉलोनी के अंदर अभियान चला करके पहले स्वयं सफाई की और उसके बाद सफाई की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा वहां पर कराई। इसके बाद हमने 2 जन अदालतों का आयोजन किया, हम बिजली बोर्ड के अधिकारियों का घेराव किया। मेरी पूरी बात 2 मिनट में हो जाएगी। जी जी जी। तो बिजली बोर्ड के दफ्तरों का घेराव किया, SC से मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले। बड़े दुख की बात है जब हम डिप्टी कमिश्नर से मिले और वहाँ एक उच्च अधिकारियों की उन्होंने एक सब कमेटी बनाई, मैं और राव नरवीर सिंह और काफ़ी लोग उसके अंदर हम थे। तो जब हमने चर्चा की तो इंडियन नेशनल लोकदल के एक पार्षद जो इसी क्षेत्र से हैं, गजय सिंह कबलाना, उन्होंने कोर्ट में एक केस डाला और ये कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएं, और वो कोर्ट से केस हार गए और उसी का हवाला प्रशासन ने दिया। उसी केस की वजह से, उसकी कमजोर प्लीडिंग और पूरी नॉलेज ना होने की वजह से वो केस वो हारे, उन्होंने विड्रॉ किया। जब वो डिसमिस हो रहा था, विड्रॉन एज डिसमिस का ऑर्डर हुआ और उसकी वजह से ये सारे बिजली पानी के कनेक्शन वहाँ पर बंद हुए। यहाँ पर 25% लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है। अगर आप उन लोगों की दुर्दशा जाकर के देखें कि गर्मी के दिनों में वो पेड़ के नीचे खाट बिछा करके बैठते हैं। लेकिन उमेश जी सवाल ये है कि लोगों की जो दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कौन है, और इस सवाल का जवाब भी हम लोग चलेंगे। उमेश जी, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे फोन लाइन भी खुलेंगे जिस पर आम लोग, दर्शक जो हैं वो जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और यहाँ पर जो भी बातें कही जा रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, क्या सच है, वो अपनी राय भी दे सकते हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।